हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी कॉमर्स। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। दोस्तों, हमने अभी तक सारे चैप्टर्स, जो 9 चैप्टर्स है, सारे इलस्ट्रेशन और सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली मेरे चैनल पर चेकआउट करिए। एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको अकाउंट्स के नाम से, क्लास 11 अकाउंट्स। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। दोस्तों, यहाँ पर ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2, दो पार्ट में डिवाइड करने के पीछे की वजह क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आती है। पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा आता है बैलेंस शीट। वो तीनों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 में कवर हो गई कि वो तीनों चीजों को कैसे बनाना है, कौन सी चीजों को कहाँ पर पोस्ट करना है, कैसे रखना है, कौन सी चीजें किस में से माइनस होगी, ये सारी बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 में आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 में ये तीन बातों के अलावा एक और चौथी बात भी आती है, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अकाउंटेंट जो है वो कुछ कुछ चीजें एडजस्ट करना भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन डालना भूल गया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डालना भूल गया, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें परचेज अकाउंट में ही ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके दिखाना होता है, तो वो अकाउंटेंट नहीं करता है। क्लोजिंग स्टॉक को अकाउंटेंट फुट नोट में दिखा देता है। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कैसे मारते हैं वो नहीं आती उनको। तो जब ये सारी चीजें उनको नहीं आती है तो आता है ये वाला चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2, जहां पर हम एडजस्टमेंट करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के फुट नोट में दिए जाते हैं कि आपको ये एडजस्टमेंट करने हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे तो इसका इफेक्ट दो साइड आएगा, डबल इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फुटनोट में क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो उसको दो बार दिखाते हो, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हो, एक बार बैलेंस शीट में दिखाते हो। सिमिलरली, अगर आपके फुटनोट में कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का इफेक्ट दो जगह आएगा। कैसे आएगा ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो का हमारा टारगेट ये है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें। तो हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। देखो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि हम ओपनिंग स्टॉक अलग दिखाते हैं, परचेस अलग दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक अलग दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते समय हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं। तो हम जो एंट्री मारते हैं वो ये वाली एंट्री मारते हैं, आप सभी को पता होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको दो जगह पर दिखाना है। एक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डेबिट हो गया, इसका मतलब वो एसेट में जाएगा। और दूसरा, जो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो पहला एडजस्टमेंट तो सिंपल है, जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है, जिसका दो बार इफेक्ट आता है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दो बार हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है। उसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हो। कुछ 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 केसेस में ऐसा होता है कि हम परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे हम कर क्या रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को डेबिट साइड में लिख रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से माइनस कर दिया। अब अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से माइनस कर दिया है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में जरूर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज ये वाली एंट्री पास कर दी, इसका मतलब कि आपने परचेस अकाउंट में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है। तो जब भी आप ऐसा चीज करोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सिमिलरली, अपन क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को परचेस में प्लस करते हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक कर दिया। जब भी हम ये एंट्री पास कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग ओपनिंग अकाउंट जो है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस उसका क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर अब ओपनिंग स्टॉक कहीं भी नहीं आता है।
ओपनिंग स्टॉक खाली एक ही जगह पर आता था ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन ये एंट्री पास करने के बाद हमने उसको परचेज में डाल दिया, तो अब वहां पर भी ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जरूर दिखेगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो वैसे भी बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको, अगर आपने परचेज से एडजस्ट कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम नए कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि कुछ खर्चे जो कि इस साल के हैं लेकिन हमने इस साल पे नहीं किए हैं, हम पे करेंगे अगले साल। फॉर एग्जाम्पल, आपका सैलरी, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो हर महीने की 1 तारीख को, तो जनवरी का आप सैलरी कब दोगे? 1 फरवरी को। फरवरी का कब दोगे? 1 मार्च को। और 1 मार्च का मतलब मार्च का कब दोगे? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जब आप सैलरी दोगे, तो आपका अकाउंटिंग ईयर ऑलरेडी 31 मार्च को क्लोज हो चुका होगा। तो अभी आपको 31 मार्च को एंट्री मारनी होगी इस सैलरी की, लेकिन आप बैंक से नहीं मार सकते क्योंकि आपने सैलरी पे नहीं किया है। आपने सैलरी पे किया है 1 अप्रैल को, तो आप तो पेमेंट की एंट्री 1 अप्रैल को ही मारोगे, लेकिन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मार्च की सैलरी तो दिखनी चाहिए ना, क्योंकि अगर मार्च की सैलरी नहीं दिखेगी तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाएगा। तो अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या फिर मैं कहूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसको दिखाना पड़ेगा। तो आप जो है कैसी एंट्री पास करोगे? सबसे पहले, अगर आपका सैलरी है तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी एक्सपेंस या फिर सैलरी अकाउंट मार देंगे हम डेबिट। जितना भी अमाउंट होगा सैलरी का हम मार देंगे डेबिट मार्च में, और क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट इसीलिए किया है क्योंकि हमने मार्च में सैलरी पे नहीं की थी, लेकिन मार्च में वो हमारी लायबिलिटी थी, हमें उसको अप्रैल में पे करना था, फिर हमने अप्रैल में पे कर दिया। तो दोस्तों, जब हमने पे नहीं किया मार्च में, तो हमें एंट्री तो मारनी पड़ेगी ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसी एंट्री हम मारेंगे। अगर सैलरी के सिवा कोई और भी खर्चा होता है जो कि आउटस्टैंडिंग होता है, तो उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जो भी एक्सपेंस हो, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, रेंट भी हो सकता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटी होती है, तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है तो कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री दी गई है वो है कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आई होप आपको समझ आ गया कि ये एंट्री क्यों मारी है, क्योंकि कंसर्न्ड एक्सपेंस को हमें इस ईयर में रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन हमें इसका पेमेंट अगले साल करना है। तो जब हम पेमेंट करेंगे तब क्या एंट्री होगी? जब भी हम पेमेंट करते हैं तो कैश जाता है, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अभी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आप अप्रैल में पे करोगे, ये तो मार्च का है ना, तो इसीलिए ये अप्रैल की ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले साल के उसमें चला गया है, तो इस साल ये नहीं जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है और हमें इसको पे करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए वेजेस में से आउटस्टैंडिंग वेजेस को प्लस कर दिया। क्यों प्लस किया? क्योंकि वेजेस 8,000 थे, लेकिन 500 और भी तो है जो हमने पे नहीं किए। जो हमने पे किए हैं वो 8,000 है, वो तो आ गया भाई साहब।
जो हमने पे कर दिए 8,000 वो तो आ गया, लेकिन जो हमने पे नहीं किए उसको भी तो लाना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो उसका डबल इफेक्ट आता है। तो पहला इफेक्ट आया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ये प्लस हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाता है। क्यों प्लस होता है, इसका रीजन मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये आपका इस साल का एक्सपेंस है। भले पे नहीं हुआ है, पे अगले साल होगा, लेकिन इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग वेजेस में आ गया। ठीक है दोस्तों। अब फिर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो लायबिलिटी साइड में भी आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज आएगा, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी भी है। तो अब आपको एक बात समझ आ गई कि हर एडजस्टमेंट की डबल इफेक्ट आता है। क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट आया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का डबल इफेक्ट आया। अब आते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपको नाम से समझ आ रहा है कि हमने पहले पेमेंट कर दिया, लेकिन अभी हमने इसका यूज नहीं किया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं पहले भी लेता आया हूँ वो है इंश्योरेंस। मान के चलिए अगर आपने एक इंश्योरेंस खरीदा जनवरी में, तो वो इंश्योरेंस आपका 1 साल का है तो दिसंबर तक चलेगा, लेकिन आपका ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को। 31 मार्च तक आपने कितने महीने का इंश्योरेंस यूज किया? 3 महीने का। आपको और कितने महीने का इंश्योरेंस यूज करना बाकी है? 9 महीने का। लेकिन आपने पैसा तो पहले ही दे दिया है उस 9 महीने का भी, तो वो आपके लिए हो गया एडवांस पेमेंट, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे लिए हो गया एसेट। एसेट हो गया यानी कि ये हमको फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करेगा जिसके बदले हमने पैसे पहले ही चुका दिए हैं। ये होता है प्रीपेड एक्सपेंस। अब आप मेरे को बताइए कि अगर कोई भी एंट्रीज है, अगर मान के चलो मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो मेरा 12,000 का है, इंश्योरेंस 12,000 का है, तो मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होगा? 12,000 का इंश्योरेंस है तो 3 महीने का इंश्योरेंस होगा 3,000। वो तो प्रॉफिट लॉस में चले जाएगा, लेकिन जो बाकी का 9,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है वो जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो एक बात आपको याद रखनी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस आपका माइनस हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे माइनस होता है? अगर आपका इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है 12,000, इसका मतलब ये है कि उस इंश्योरेंस में आउटस्टैंडिंग भी है और प्रीपेड भी है, दोनों ऑलरेडी उसके अंदर है। तो अभी आपको ये मान के चलना है कि वो जो एक्सपेंस है वो कैश का एक्सपेंस है, यानी कि जितना कैश में गया उतना हमने उसमें डाल दिया। लेकिन अभी इसमें प्रीपेड भी है, तो प्रीपेड को वहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम अगले साल लेंगे, है ना? उसको हम अगले साल लेंगे। भले हमें एंट्री आज पास कर दी कि इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमारा इंश्योरेंस का पेमेंट तो हो गया, लेकिन फिर हम एंट्री पास करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 9,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 3,000। ठीक है। सिमिलरली यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस की अगर मैं एंट्री देखूं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट होता है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है। अब अगर प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी है यानी कि मैंने सैलरी को पहले ही पे कर दिया, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। अभी आपकी सैलरी जो भी आपके प्रॉफिट लॉस में दिख रही होगी उसमें से ये प्रीपेड वाली सैलरी जो है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो इस साल की नहीं है, वो अगले साल की है। तो आइए देखते हैं, सैलरी में से माइनस हो गया है प्रीपेड सैलरी 5,000। अगली बात, एक बात आपको याद रखनी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी रहती तो प्लस हो जाती। क्यों? क्योंकि वो इस साल की थी, पे अगले साल हुई है, लेकिन प्रीपेड सैलरी है तो वो माइनस होगी, क्योंकि वो पे तो इस साल हुई है लेकिन अगले साल की सैलरी है, इसीलिए तो यहाँ पर माइनस कर दिया सैलरी में से प्रीपेड सैलरी को। और एक बात, ये हो जाएगा हमारा एसेट, तो ये आ जाएगा एसेट साइड में प्रीपेड सैलरी के नाम से।
सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ आया हो कि जब भी कोई भी खर्चा हमें पे करना है, हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और प्रॉफिट लॉस में आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है। लेकिन अगर प्रीपेड है तो वो हमारे लिए एसेट है, हमने पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा उसमें से वो प्रीपेड वाला माइनस हो जाएगा। सिंपल बात है। अब आते हैं एक्सपेंस का काम हो गया, अब आते हैं इनकम की तरफ। एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पढ़ा, प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ा। सिमिलरली एक होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ये है कि हमने इनकम अर्न तो कर ली है इस साल, लेकिन हमें पैसा मिला नहीं है। ऐसी इनकम कब हो सकती है? जब आप किसी से रेंट ले रहे हो, तो आपने मार्च का रेंट मार्च में तो आपको मिल जाना चाहिए, लेकिन आपको मार्च का रेंट अप्रैल में मिलता है। तो जो मार्च का रेंट आपको मार्च में रिकॉर्ड करना है, उसको आप एक्रूड इनकम दिखाते हो, यानी कि ये इनकम मेरी अर्न हो गई है लेकिन मेरे को मिली नहीं है अभी तक। वो होता है एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम हमारे लिए इनकम है, तो इनकम तो हमेशा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आता है। तो मैं ये बता रहा था कि जो भी एक्रूड इनकम रहता है वो हमेशा आपका एसेट रहता है, क्योंकि एक्रूड इनकम यानी कि हमने इनकम अर्न कर ली है। अब जो यहाँ पर जो ये इनकम है, ये हमारे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आती है इनकम। तो यहाँ पर हम एंट्री मारेंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड इनकम अकाउंट। तो हम क्रेडिट कर रहे हैं तो इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और डेबिट कर रहे हैं तो एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल लूं तो कमीशन हो गया एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, यानी कि कमीशन हमने कमा तो लिया है लेकिन हमें मिला नहीं है। तो एक्रूड कमीशन डेबिट 1500 टू कमीशन अकाउंट, तो ये कमीशन इनकम हो गया हमारी। अभी जो ये टू कमीशन आया ना 1500, ये आपका जाएगा प्रॉफिट लॉस में, प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये हमें मिला तो नहीं है लेकिन इसी साल का है ना। मिला तो नहीं है लेकिन इस साल का है, तो इस साल के प्रॉफिट लॉस में ऐड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम को ऐड करना। साथ ही साथ ये हमारे लिए हो गया है एसेट, तो एसेट साइड में आ जाएगा एक्रूड कमीशन 1500। अब आपके पास तीन चीजें हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि प्रॉफिट लॉस में प्लस होता है, प्रीपेड सैलरी जो कि प्रॉफिट लॉस में माइनस होता है, फिर आता है एक्रूड इनकम जो कि आपका उस साल का इनकम है, इसीलिए वो इनकम प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि हमें पैसा तो मिल गया लेकिन वो इनकम हमारी अभी तक अर्न नहीं हुई है। तो ऐसे इनकम को हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में जब भी हमें कोई इनकम मिल जाती है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है। और वो इस साल की इनकम नहीं है, वो अगले साल की इनकम है जो हमें आज मिल गई। तो हम प्रॉफिट लॉस में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो जो एंट्री पास करेंगे वो पास करेंगे कंसर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकम में से माइनस हो रहा है। जब भी इनकम को बढ़ाना रहता है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम को माइनस करना रहता है तो डेबिट करते हैं। तो हमने माइनस कर दिया, कंसर्न्ड इनकम को माइनस कर दिया है टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि जो भी एडवांस में इनकम आई है वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, क्योंकि हमें उसके बदले अभी कोई और काम करना पड़ेगा तभी हमें वो इनकम मिलेगी। भले मिल तो चुकी है लेकिन हमने कमाई नहीं है, कमाएंगे अगले साल। ठीक है। इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कभी कभी आपको रेंट एडवांस में मिल जाता है तो आपको रेंट रिसीव जो है वो रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी जो कि होगी टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। आइए देखते हैं, अब आपके इनकम में से ये रेंट रिसीव्ड माइनस हो जाएगा और आपका लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो।
इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नहीं बनाया। अगर बना होता तो मैं आपको दिखाता कि इनकम में से रेंट माइनस हो जाता है। अभी यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग होता है इनकम और एक्सपेंस को लेकर, और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को लेकर, और एक्रूड को और एडवांस को लेकर। आपको बस एक बात याद रखनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होता है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होता है, ये आपको याद है, तो आप सारी चीजें अपने आप बना सकते हो। कैसे? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होता है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होता है तो प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है। अगर प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है, अगर प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है तो जो हमारा इनकम रहता है, एक्रूड इनकम, जो कि हमें पहले ही मिल जाया रहता है, उसको हम करते हैं प्लस। जो हमको इनकम पहले ही मिल गई है, एक्रूड इनकम, यानी कि इनकम अर्न कर ली लेकिन कैश नहीं मिला, तो उसको हम प्लस कर देते हैं। फिर आपका आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, चार चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अभी डेप्रिसिएशन का दो जगह इफेक्ट आएगा। पहला आएगा प्रॉफिट लॉस में, हम प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस में दिखाते हैं डेप्रिसिएशन। दूसरा इफेक्ट आएगा जब हम एसेट लिखेंगे तो एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब एसेट की वैल्यू कम हो गई है। आइए यहाँ पर एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, अब दोस्तों बात करो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एक एग्जांपल दिया गया है। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले डेप्रिसिएशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट से। तो यहाँ पर डबल इफेक्ट आएगा। ये देखिए, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, ये होता है डेप्रिसिएशन। फिर आएंगे हम बैड डेब्ट में। देखो दोस्तों, बैड डेब्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल है। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि डेटर हमें पैसा नहीं देंगे तो डेटर का बैलेंस हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो जब हम डेटर का बैलेंस राइट ऑफ करेंगे तो डेटर को मारेंगे क्रेडिट, क्योंकि डेटर एक एसेट है इसीलिए डेटर को मारेंगे क्रेडिट, तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा। उसके बदले में हमें लॉस रिकॉग्नाइज करना है, तो हम बैड डेब्ट अकाउंट को डेबिट मारेंगे, जो कि हमारे लिए लॉस होगा। एक एग्जांपल दिया गया है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अभी अगर खाली ये दिया गया है आपको, तो आपको बैलेंस शीट में डेटर में से बैड डेब्ट को माइनस करना पड़ेगा, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बैड डेब्ट दिखाना पड़ेगा। ये सिमिलरली डेप्रिसिएशन की तरह है। जैसे डेप्रिसिएशन में आपको प्रॉफिट लॉस में डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता था, यहाँ पर आपको बैड डेब्ट दिखाना पड़ेगा। वहां पर आपको फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना पड़ता था, यहाँ पर आपको डेटर्स माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बैड डेब्ट्स आ गए यहाँ पर 4500, फर्दर बैड डेब्ट्स 2500, जो एक्स्ट्रा बैड डेब्ट हुए वो 2500, और यहाँ डेटर में से फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस हो गए 2500। सिंपल है। अब आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, जहां पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोविजन बनाना है हमें, प्रोविजन क्या होता है? ये एक एस्टिमेट है कि अगले साल ये आदमी हमें पैसा नहीं देगा, है ना? ये आदमी हमें पैसा नहीं देगा। अब ये आदमी अगर हमें पैसा नहीं देगा तो हमें इसको आज ही प्रॉफिट लॉस में डालना चाहिए, क्योंकि ये आज का आदमी है, आज की सेल हुई थी। तो हम कैसे करेंगे? हम डालेंगे बैड डेब्ट में, बैड डेब्ट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है, श्योर नहीं है हमको ऐसा लगता है कि पैसा डूबेगा, तो हम प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट हमारे लिए लायबिलिटी का काम करेगा, और ये प्रोविजन जो है वो हम क्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये एक एंट्री पास होती है। आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की एंट्री यहाँ पर पास हुई है। फिर
ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका दिखता है डेबिट साइड में क्योंकि एक्सपेंस है। साथ ही साथ ये आपको यहाँ पर माइनस होता हुआ दिखेगा डेटर्स के साथ, क्योंकि ये प्रोविजन है तो ये वहां पर भी माइनस होगा। तो अब आपको एक बात ध्यान रखना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स जब भी आएगा तब आपको उस प्रोविजन को पहले तो प्रॉफिट लॉस में दिखाना है और उसके बाद आपको डेटर में से माइनस करके भी दिखाना